यो पब्लिक, मैं गौरव। क्या आपने सोचा है कि क्या होगा जब आप इस बड़े से वर्ल्ड फेमस तेज तूफानी नायगारा फॉल्स में गिरोगे? तो क्या आप जिंदा बचोगे या सीधा ऊपर उठ जाओगे? वेल, इसका जवाब तो आपको इस वीडियो के अंत में ही मिलेगा। लेकिन क्या आपने कभी आसमान से मांस मटन की बरसात होते हुए देखा है? I mean, ये सुनने में भले ही साइंस फिक्शन मूवी जैसा शॉकिंग लगे, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसा असल में हुआ है। पर आखिर क्यों और कैसे? वेल, आगे पता चलेगा फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले क्या आपको यह भी पता है कि दुनिया में इंटरनेट पर सबसे पहली बार कौन सी चीज की लेन देन हुई थी? और अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर हर साल एग्जाम के वक्त पर नेशनल हॉलीडे होता है और पूरे देश का काम काज थम जाता है सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम के लिए। मतलब यार, ऐसा कौन सा दीवाना देश है? तो चलो फ्रेंड्स, सुलझाते हैं ये सारी पहेलियां इन टुडेस फैक्ट की बातें। फैक्ट नंबर 1, इंटरनेट की पहली लेन देन। अब हाँ लोग, जैसे कि मैंने तुम लोग से इंट्रो में पूछा था, पूरे इंटरनेट में सबसे पहली लेन देन किसकी हुई थी? और आप बिलीव नहीं करोगे, बट ट्रस्ट मी, सबसे पहली लेन देन हुई थी दम मारो दम वाले घास की। हाँ भाई हाँ, WEED। मतलब बात ये ना हुआ यूं कि 1972 के दौरान अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चों ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को ARPANET यानी उस टाइम के इंटरनेट के थ्रू WEED बेची थी। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होगे ना कि इंटरनेट पर इतना बड़ा झोल करके भी ये लोग आखिर कैसे बच निकले? वेल, ये लोगों ने ना घास की लेन देन की मीटिंग सिर्फ ऑनलाइन की थी और बाकी सब ऑफलाइन खोपचे में मिलके कोने में सुमड़ी में सुट्टा लिया था। और वेल, आप सबके मन में अब दूसरा सवाल ये आएगा कि ये सब के बारे में जानकारी कैसे मिली? तो ये सारी बात की पुष्टि न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार जॉन मार्कोफ ने उनकी किताब में की है। और उन्हें ये कैसे पता चला ये कोई नहीं जानता, लेकिन स्टैनफोर्ड और MIT के बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं, तो मुझे आज पता चला। नंबर 2, टैलेंटेड बंधु। अब भाई लोग, इंसानों को तो कीबोर्ड बजाते हुए बहुत सुन लोया, अब चलो एक राइनो को गाना बजाते हुए सुनाता हूँ। वेल, ये है सैन डिएगो जू का 12 साल का 1 हॉर्न वाला मेल राइनो बंधु। ये इसका असली नाम है यार, जिसने पियानो बजा के अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट किया। वाह बंधु। इनफैक्ट बंधु के ऐसे अजीब सेलिब्रेशन के कारण जू वालों ने अपना बयान देते हुए ऐसे कहा कि राइनोस मेंटली और फिजिकली खुश रहते हैं अगर उन्हें पियानो बजाना दिया जाए तो, और उसी के साथ उन्हें ऐसे बजाने से उनके प्रीहेंसाइल लिप्स यानी कि टॉप लिप्स का यूज करने के लिए मदद मिलती है, जो वो डेली यूज नहीं कर पाते। वेल, क्वाइट इंटरेस्टिंग। लगता है ये साल अमेरिका's गॉट टैलेंट में तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। नंबर 3, एग्जाम है भाई, सर पे एग्जाम। क्या आपको पता है हर साल साउथ कोरिया के नवंबर महीने में सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम के खातिर पूरे देश में सन्नाटा छा जाता है? और सन्नाटे से मेरा मतलब है पूरे देश में नेशनल हॉलीडे रहती है। सारी दुकानें, ऑफिसेस, बैंक्स, यहाँ तक कि प्राइवेट कंपनियां, कंस्ट्रक्शन का काम, प्लेन्स का अराइवल, डिपार्चर, मिलिट्री ट्रेनिंग, सब कुछ रोक दिया जाता है। वेल, ये कोई मामूली एग्जाम नहीं है, बल्कि साउथ कोरिया की सबसे इंपॉर्टेंट और स्टूडेंट्स की लाइफ की सबसे महत्वपूर्ण सुनियोंग एग्जाम है। इसे कॉलेज स्कोलास्टिक एबिलिटी टेस्ट CSAT भी कहते हैं। इस एग्जाम के थ्रू स्टूडेंट्स का फ्यूचर और उनकी आगे की पढ़ाई यानी यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस का फैसला होगा, और इसीलिए एग्जाम्स के वक्त बच्चों को जरा भी डिस्टर्बेंस ना हो, इसीलिए सब कुछ रोक दिया जाता है। लेकिन नाउ आई नो, आप सोच रहे होंगे कि यार एक एग्जाम के लिए इतनी बड़ी मगजमारी ज्यादा नहीं हो गया? वेल, ये सवाल का जवाब काफी सिंपल है, क्योंकि साउथ कोरिया दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट हाईली एजुकेटेड देश है, जहां पर एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। पर दुनिया के कई सारे लोगों ने ऐसे स्ट्रेसफुल एग्जाम को क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि ये एग्जाम्स इतने ज्यादा हार्ड होते हैं कि साउथ कोरिया में स्टूडेंट्स के बीच दिन भर दिन डिप्रेशन और सुसाइड्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और ये केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि पूरी दुनिया में 10 से 30 साल की उम्र में सुसाइड केसेस के मामले में साउथ कोरिया नंबर 1 पर आता है। लेकिन अब कोरियन गवर्नमेंट इस एग्जाम को थोड़ा इजी बनाने वाली है और वो कुछ मेजर्स ले चुकी है, लेकिन इसका अनिवार्य कब होगा ये किसी को नहीं पता। नंबर 4, जैसी करनी वैसी भरनी। अब फ्रेंड्स, कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। वैसे एक बार 1972 के वक्त फ्लोरिडा में समुद्र में डाले गए 20 लाख पुराने रबर टायर्स उन्हें ही 30 सालों बाद फिर से एक एक करके निकालने पड़े। I mean, legit एक एक करके। दरअसल हुआ यूं कि फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल के ऑसबॉर्न रीफ में सरकार को आर्टिफिशियल कोरल रीफ
यानी कि मैन मेड कोरल रीफ्स बनानी थी, जिससे कि वो वहां के मरीन लाइफ के लिए एक आर्टिफिशियल हैबिटेट बनाकर टूरिस्ट को मरीन लाइफ देखने के लिए, स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्केलिंग करने के लिए अट्रैक्ट कर पाए। और इससे ऑफ कोर्स लोकल्स को धंधा पानी मिलेगा और इकोनॉमी को भी काफी फायदा होगा। बट उनका ये प्लान इतना बैकफायर हुआ कि इस 31 फुटबॉल फील्ड जितने एरिया में फैले टायर्स पर सी लाइफ थोड़ी बहुत तो बनी, झूठ क्यों बोलो। लेकिन ये टायर्स पानी के बहाव के कारण बह के आसपास की बीचेस पर बाहर आकर पानी के पेड़ पौधे और मछलियों को नुकसान पहुंचाने लगे। और अब ऐसे में वो करते तो करते क्या, और इसीलिए उन लोगों ने वहां के ही 40 कोस्ट गार्ड से 2007 में ये टायर्स एक एक करके निकलवाना शुरू कर दिया। और भाई मिलिट्री वालों के लिए ये एक एक्सरसाइज जैसी बन गई, जिसमें टायर ही इतने ज्यादा थे कि कोस्ट गार्ड्स 2009 तक सिर्फ और सिर्फ 73,000 टायर्स ही निकाल पाए। 2 सालों में सिर्फ 73,000 टायर्स। और इसके बाद 2015 में इंडस्ट्रियल डाइवर्स कॉर्पोरेशन IDC कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को अपने अंडर लिया और 2019 तक 2,50,000 टायर्स निकाले। लेकिन आज भी यहाँ पर 10 लाख जितने टायर समुद्र में मौजूद है, जिसका तो ऊपर वाला ही जाने क्या होगा। नंबर 5, चॉकलेट फ्रॉग। अब फ्रेंड्स, ये वाला फैक्ट सभी हैरी पॉटर के फैंस के लिए है, क्योंकि साइंटिस्ट को हैरी पॉटर में दिखाया गया ये चॉकलेट फ्रॉग सच्ची मुच्ची में ऑस्ट्रेलिया के न्यू गिनी के रेन फॉरेस्ट में मिला है। ये न्यूली डिस्कवर्ड फ्रॉग स्पीशीज को साइंटिस्ट प्यार से चॉकलेट फ्रॉग बुलाते हैं और इसका साइंटिफिक नेम पड़ा है लिटोरिया मीरा, जिसमें फ्रॉग्स की लिटोरिया स्पीशीज जैसे इसकी सिमिलर बॉडी फीचर्स होते हैं। और यहाँ पर मीरा का मतलब है लैटिन में स्ट्रेंज यानी सरप्राइज। किसी को बिलीव नहीं हुआ जब ये स्पीशीज फाइंड आउट हुआ, इसीलिए इस चॉकलेट फ्रॉग ने अपने अजीब चॉकलेट जैसे दिखने से सारे साइंटिस्टों को हैरान करके रख दिया है। इनफैक्ट साइंटिस्ट तो और भी ऐसे ही फ्रॉग की स्पीशीज को ढूंढने में लगे हैं। नंबर 6, ज़ॉम्बी वर्ड पर मेरा हक। अब फ्रेंड्स, आप ये सुनकर शायद शॉक हो जाओगे कि एक वक्त पर ना ज़ॉम्बी शब्द का प्रयोग करने पर भी आप पर कॉपीराइट आ सकता था। मेरा मतलब है कॉपीराइट का केस ठोका जा सकता था। ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, ये सच है। मार्वल ने उनके 1973 में लॉन्च हुई कॉमिक टेल्स ऑफ द ज़ॉम्बी के लिए ये शब्द ट्रेडमार्क किया था, क्योंकि उनकी ये कॉमिक इतनी ज्यादा सक्सेसफुल थी कि उन्होंने सोचा कि कोई अपन को कॉपी करे उसके पहले अपन ही ये वर्ड पर अपना सही सिक्का जमा ले। और तभी ज़ॉम्बी वर्ड उतना पॉप कल्चर में यूज नहीं होता था और इसीलिए कभी ऐसा केस नहीं बना था जहां पर किसी के वर्ड को यूज करने पर बवाल मच गया हो। लेकिन 1996 में किसी ने ज़ॉम्बी वर्ड काफी पब्लिक और जनरल है ये कह के कैंसिल करने की रिक्वेस्ट फाइल की। उसके बाद कोर्ट ने भी इसे अप्रूव किया और मार्वल से इस वर्ड को छीन के पब्लिक में बांट दिया। लेकिन भाई मार्वल तो ठहरे मार्वलस, उन्होंने फिर से 2006 में मार्वल ज़ॉम्बीज को ट्रेडमार्क किया और ये शब्द अब कब तक इनके पास रहता है ये तो वक्त ही बताएगा। नंबर 7, स्वीट शॉट। अब फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो गोल्फ बॉल एक वक्त पे हनी से बने रहते थे? मतलब गोल्फ बॉल का सेंटर यानी उसका कोर 1960s तक हनी से बना हुआ होता था। इसका रीजन ये था कि गोल्फ बॉल बनाने के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे गोल्फ बॉल के सेंटर का वजन पर क्यूबिक इंच ज्यादा यानी 50 ग्राम्स के आसपास होना चाहिए। इसके साथ इसका सेंटर इलास्टिक जैसा होना चाहिए, जिसका वॉल्यूम और गुइनेस यानी चिपचिपाहट टेम्परेचर के चेंजेस के साथ साथ थ्रू आउट सेम ही रहनी चाहिए ताकि गोल्फ कभी भी किसी भी क्लाइमेट में खेला जा सके। आई नो काफी सारी चीजें होनी चाहिए और ये सारी की सारी चीजें हनी में प्रेजेंट होती थी, जिसकी वजह से हनी के गोल्फ बॉल्स बनते थे। और जैसे कि हमें पता है कि हनी कभी भी बिगड़ता नहीं है एंड केमिस्ट्री एंड यू बुक के लेखक आर्थर एम मैस नाम नहीं मैस है बताओ के अनुसार हनी हाइग्रोस्कोपिक होता है, जो आसानी से सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखेगा, जिससे कि बॉल जल्दी से सड़ेगी नहीं और लंबे टाइम तक टिकेगी। और इसी कारण से कोर हनी से बनता था। पर फिर पता नहीं क्यों किस कारण ऐसे हनी वाले बॉल बंद हो गए। लेकिन आज बॉल्स के कोर सिंथेटिक रबर या टंगस्टन या टाइटेनियम और एक्रिलेट के मिक्सचर से बनते हैं। नंबर 8, टिप टिप बरसा मांस। मांस ने आग लगाई। अब आलोक जरा सोचो, आप मस्त मौला अपनी जिंदगी में रास्ते से चल रहे हो, आसमान भी मस्त एकदम साफ कोरा हो और सडनली आसमान से बारिश होने लग जाए। बरसात पानी की नहीं बल्कि मीट यानी कि मांस मटन की हो रही हो तो आप शायद यकीन नहीं करोगे, लेकिन ऐसी मटन की बारिश सच्ची मुच्ची में 3 मार्च 1876 को केंटुकी के ओलंपिया स्प्रिंग्स के एक छोटे से यार्ड में हुई थी, जिसे इतिहास में केंटुकी मीट शावर कहा जाता है। और उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद इस पर आर्टिकल भी लिखा था। हर एक इंसान चौंक उठा था कि कैसे आसमान से मटन की बारिश हो रही है। भाई बड़े से बड़े साइंटिस्ट इस विषय में अपने दिमाग खुजाने लगे थे कि आखिर कैसे इतना सारा मटन और किस जानवर का मटन आसमान से गिर रहा था। इस सब के थोड़े से दिनों बाद ये सारे मटन्स की जांच पड़ताल की गई और बाद में पता चला ये सब खराब मांस थे जो वल्चर्स खाते हैं और उस एरिया में काफी सारे वल्चर्स थे। और इसे मद्देनजर रखकर
डॉक्टर एल.डी. कैस्टनबाइन ने एक हाइपोथेटिकल कंक्लूजन निकाला कि ये सारे आसमान से गिरने वाले मटन्स वल्चर्स की वॉमिट की करामती है। मतलब वल्चर्स जब भी ज्यादा खाना खा लेते हैं तब वो अपना पेट हल्का करने के लिए ऐसी वॉमिट बाहर निकालते हैं ताकि आसमान में वो सही से उड़ सके। हालांकि बाकी सारे हाइपोथेटिकल थियरीज के कंपैरिजन में ये थियरी काफी ज्यादा वैलिड लगती है। I mean, ये भले ही सुनने में साइंस फिक्शन मूवी जैसी लग रही हो, लेकिन इतिहास गवाह है केंटुकी मीट शावर सच में हुआ था। नंबर 9, फ्री में पिज्जा, फुकट में पिज्जा। अब फ्रेंड्स, क्या आपको फ्री में मजे से पिज्जा ठूसने हैं? तो जल्द से जल्द जाओ डोमिनोज ऐप में और आज के आज बेल आउट कूपन कोड को ट्राई करना। लेकिन जरा सुनो रुको जरा, सबर करो। ये करने के लिए आपको 2009 में अमेरिका के सिंसिनाटी शहर में रहना पड़ता, क्योंकि डोमिनोज के एक टेक्निकल ग्लिच के कारण उन्हें एक ही दिन में पूरे के पूरे 11,000 पिज्जास मुफ्त में पब्लिक को देने पड़े थे। दरअसल हुआ यूं था कि डोमिनोज को लोगों को उनके ऐप को ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना था, जिसके लिए उन्होंने प्रमोशन के तौर पर एक कस्टमर को बेल आउट कूपन कोड इस्तेमाल करके एक बार फ्री में पिज्जा देने का ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च करने का सोचा। लेकिन किसी महापुरुष ने दिमाग की बत्ती जला के इंटरनेट के कहीं कोने कोपचे में से ये कूपन कोड का जुगाड़ ढूंढ निकाला और रातों रात इंटरनेट पर वायरल कर दिया। और देखते ही देखते डोमिनोज के ऐप पर लोगों की भीड़ लग गई। लेकिन जब तक डोमिनोज वाले इस कूपन कोड को एक्सेप्ट करना बंद करते, उसके पहले इतने ज्यादा पिज्जाज ऑर्डर हो गए थे कि डोमिनोज को पिज्जाज फ्री में देने ही पड़े। मतलब यार, सलाम है इंटरनेट को, काश अपने यहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ हो। नंबर 10, नायगारा वाया स्वर्ग या नर्क। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया था कि नायगेरा फॉल्स में अगर आप गिरोगे तो क्या होगा। वेल, ये जवाब जानने से पहले हम थोड़ा नायगेरा फॉल्स के बारे में जान लेते हैं। तो नायगेरा फॉल्स, हॉर्सशू फॉल, अमेरिकन फॉल्स और ब्राइडल वेल फॉल्स जैसे 3 बड़े बड़े वाटरफॉल्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें सबसे बड़ा और खतरनाक कैनेडियन हॉर्सशू फॉल है, जो 57 मीटर्स यानी 16 माले की बिल्डिंग जितना लंबा और 670 मीटर्स यानी 9 फुटबॉल फील्ड जितना चौड़ा है। और यही कारण है कि ये फॉल्स का पानी 109 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हर 1 सेकंड में 28 लाख लीटर जितना पानी तेजी से नीचे फेंकता है। और इतनी तेज बहाव में अगर कोई भी इंसान इसमें गिरेगा तो निकलना बच के इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसके अलावा इसका पानी इतना ठंडा है कि इसमें गिरते ही 15 मिनट के अंदर ही अंदर आप अगर बाहर नहीं निकले तो आपका बॉडी हाइपोथर्मिया यानी ज्यादा ठंड के कारण जकड़ जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी। एंड लास्टली, ये फॉल्स माउंटेन को इरोड करके बनाया है, जिसकी वजह से फॉल्स के नीचे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर है, जिस पर अगर आप गिरोगे वो भी इस रफ्तार से, तो यार किसी की भी जान चली जाएगी। और रिपोर्ट्स की माने तो सन 1850 से लेकर अब तक 5000 लोग इस फॉल्स पे स्टंट करके या सुसाइड अटेम्प्ट में नीचे गिरे हैं, जिसमें से सिर्फ महज 15 लोग ही जिंदा बचे। अब ये सारे फैक्ट्स को मद्देनजर पे रखते हुए वी कैन सेफली से कि इसके अंदर कोई चला गया तो उसका जिंदा वापस आना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब फ्रेंड्स, ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानकर आपका नॉलेज काफी बढ़ चुका है, सो मेरे इस सवाल का जवाब दे के बताओ आप। एक रिडल है ये, व्हाई इज अ टेडी बेयर नेवर हंग्री? I'll repeat, why is a teddy bear never hungry? इसका जवाब अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ठोकना है, और आपको पता है आपको मिलेगा मेरे तरफ से एक हार्ट। और इस वीडियो से कुछ भी नया जानने मिला फ्रेंड्स तो एक लाइक जरूर ठोकना। हमारे चैनल गेट्स इट लाइव फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, ऑल नोटिफिकेशंस का ऑप्शन सिलेक्ट करके, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आप कभी भी मिस ना कर सको। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।